Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. क्या है जी ये Wi-Fi Study CSIR Net चैनल? एक ऐसा चैनल YouTube पे जो कि हमें CSIR Net के जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो भी इसके लिए तैयारी करा रहे हैं, उन सबको अपनी वीडियोस को रखने के लिए प्लेस देता है। वो प्लेस क्या है? वो है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। फॉर एग्जाम्पल आप करना चाहते हैं मेरी सारी वीडियोस को एक प्लेस पर सर्च करना, तो आपको कहाँ जाना होगा? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप मेरी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अमित स्टेन, जो कि आपको हेल्प करेगा किस चीज में जी? ये हेल्प करेगा आपको, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 10% बेनिफिट देने के लिए। और हम कहाँ हैं आज? आज हम हैं 45 डे क्रैश कोर्स में। तो क्या सर यही क्लास है आपकी या इसके अलावा भी होती है? तो सबसे पहले जान लेते हैं अदर क्लासेस के बारे में। नाउ देन स्टार्ट विद द रेगुलर क्लास। क्या होती है जी रेगुलर क्लास? जिसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स को, की पॉइंट्स को और कुछ क्वेश्चंस को भी। ठीक है, कब होती है सर ये होती है जी मंडे टू फ्राइडे 5 PM पर। और क्या प्लेटफॉर्म होता है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, है ना। और अनदर वन इज अ 45 डे क्रैश कोर्स, जिसमें आज है, जिसके अंदर पर्पस क्या है इस क्लास का पर्पस है हम कहीं स्टैंड करें विद द क्वेश्चंस विद द की पॉइंट। हमें डिस्कशन करना है पूरी चीजों को, उसकी जो भी फॉर्मूला है या रिजल्ट बेस्ड है। रिजल्ट है तो रिजल्ट को रिकॉल करना, फार्मूला है तो फार्मूला को रिकॉल करना, या उसमें ऑप्शंस डिस्कार्ड में कोई ऐसा पॉइंट दिया गया है तो उस पर फोकस करना। दैट इज अ पर्पस ऑफ दिस क्लास, राइट। ओके, नाउ देन कब होती है सर ये होती है जी मंडे टू फ्राइडे। क्या टाइमिंग होता है? 11:30 AM होता है। और क्या प्लेटफॉर्म होता है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल इसका प्लेटफॉर्म है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जी? स्पेशल क्लासेस। कब होती हैं ये स्पेशल क्लासेस? ये एवरीडे होती है जी, और अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म होता है। और टाइमिंग होता है जी 9:30 PM। ठीक है ना जी। सो क्या सर हम इसे देख सकते हैं? क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है। प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है क्या? और सर क्या हम इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के अन अकेडमी लर्निंग ऐप, व्हाट यू हैव टू डू, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और उस पर अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे, ये सारी एक्सेस स्पेशल क्लास की कैटेगरी में जाके आप मेरी ये क्लास एक्सेस कर सकते हो। इसका टाइमिंग 9:30 PM होता है, बट मच बेटर अगर आप इन क्लासेस को क्या करो, इन क्लासेस को फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लो। अगर कोई भी टाइमिंग चेंज होता है तो आपको पता लग सके उसका। ठीक है ना जी। अभी कुछ दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ ड्यू टू सम हेल्थ इशू, मोबाइल नहीं चल रहा था। ठीक है ना जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लस क्लास। क्या होती है जी प्लस क्लास? प्लस क्लास के लिए हमें आवश्यकता होती है सब्सक्रिप्शन की। जब तक हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तब तक हम इन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इसका प्लेटफॉर्म क्या है जी? अन अकेडमी। क्या होता है सर प्लस क्लासेस में जिसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है? देखिए, प्लस क्लासेस के अंदर हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि स्ट्रक्चर्ड होता है पूरा का पूरा कोर्स। भाई हम क्या क्या कराने वाले हैं वो पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसके बाद ये कराएंगे, इसके बाद ये कराएंगे, इसके बाद ये सब चीजें होंगी। तो थिंग्स आर क्लियर टू अस। ठीक है। और क्या टाइमिंग होता है? 7 PM होता है जिसका इन जर्नल। और मैं टाइमिंग अभी इस बार चेंज करने वाला हूँ क्योंकि अब मैं लीनियर अलजेब्रा का कोर्स यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है ना जी। चलिए अब मूव करते हैं सब्सक्रिप्शन को कैसे लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको क्या करना होगा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके अकाउंट बनाइए। उसके बाद नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइएगा, CSIR UGC नेट बटन पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन में बटन पे। और आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। क्या डिस्क्राइब किया गया है? what you have to pay for the 1 month subscription, 3 month subscription, 6 month, 12 month और 24 month subscription। ठीक है ना जी। उनका रेस्पेक्टिव अमाउंट सामने ही लिखा हुआ है उनके। लेकिन अगर आप साइड की तरफ अप्रोच करेंगे तो वन तो वैसे ही लिखे हुए हैं 13612 और 24, बट अमाउंट आर डिफर। व्हाई इट इज? दिस इज ड्यू टू द रेफरल कोड। क्या होता है जी रेफरल कोड? जो कि ये गिफ्ट पैक के बराबर में लिखा हुआ है
क्या है इसको सर, क्या आप बड़ा बड़ा लिख देंगे? बिल्कुल, दिस इज अमित एस 10। ये मेरा रेफरल कोड है, इसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना 10% डिस्काउंट के लिए। दिस विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट। ठीक है ना बच्चा पार्टी? सो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप इसका यूटिलाइज कर लीजिएगा जी, दिस विल हेल्प यू, है ना? सो दैट इज द थिंग। तो चलिए ये बात तो हो गई हमारी क्लियर। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू पे करेंगे, इस विंडो पे पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू पे अगर आपने क्लिक किया तो यू विल रीच टू द पेज एट विच ही विल आस्क अबाउट दैट कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। दैट मीन्स यू हैव एन ऑप्शन फॉर द नेट बैंकिंग कि भाई नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का पेमेंट। और अदर क्या है, ईएमआई के मोड भी है वहां पर। तो आप कोई भी जो भी आपको ऑप्शन ऑप्ट करना है उसको चूज कर लीजिएगा, सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, यू विल गेट द योर सब्सक्रिप्शन। सो काफी सारी बातें होगी सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में, ठीक है। एंड भी कौन कौन से क्लास है और किस तरीके से हम उसे ले सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मल स्लाइड की, जिसमें हमने दिया हुआ है ये स्टेट जीएन एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? जो कि हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओल्ड काफ़ी लोग जानते हैं उसको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं नहीं रिकमेंड करता ज़्यादा उन लोगों के लिए, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो और चाहे वो न्यू स्टूडेंट नई तैयारी में आया हो, उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउ टू मैनेज CSIR नोट। और भाई लिस्ट ऑफ द बुक, लिस्ट फॉर द CSIR नेट, ये भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग। तो लिंक मैंने उनके रेस्पेक्टिवली लिंक्स भी दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? रेस्पेक्टिव लिंक को भी आप ले सकते हैं। और सेकेंडली क्या है जी आपको एडवांटेज मैं कहूँगा, लिंक के साथ साथ आप यहाँ भाई नहीं पता लग रहा है लिंक से तो वाईफाई स्टडी पे आप जाइएगा, वाईफाई स्टडी CSIR नेट। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वेयर यू हैव टू गो, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट, राइट। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी, मेरे नाम से आपको सर्च करना है, ठीक है। सो दैट इज अ गुड थिंग। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, जिस चीजों के लिए हम यहाँ पर हैं। बट एज यूजुअल आई विल चेक इट कि सॉफ्टवेयर हमारा वर्किंग है प्रॉपरली और नॉट। सो सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए आई हैव टू सी हियर that is working or not. Yes, it's working properly, no problem. So now then, what is the first question? First question दिया गया है, consider the function f c to c जिसमें fz is equal to z e की पावर z। नोटिस कीजिए एग्जामिनर ने किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी है। कहा है जो मेरे पास फंक्शन है उसका डोमेन भी सी है और कोडोमेन भी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी है। और जो फंक्शन दिया गया है वो किस तरीके से है, सच दैट fz is equal to जेड ई की पावर जेड। अब इसने कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं लिखी कैसा फंक्शन है, बट आप देख सकते हैं दिस इज द एनालिटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? एक एनालिटिक फंक्शन है जी, ठीक है ना। एफ सच दैट सी टू सी, सच दैट क्या है हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है और सी से सी के ऊपर है, विच आर फॉल्स। इसने पूछ लिया जी फॉल्स के बारे में, हमसे पूछा है कि आप बताइए से कौन सा फॉल्स होगा, राइट ना। फोकस ऑन दिस वन कि फॉल्स के लिए हमसे बात कर रहा है। द फर्स्ट वन इज दैट A. First what? F. Z belongs in C such that mod of Z less than 1 is not open. अब आप बेटा इसको समझने की कोशिश करो। पहला इसने क्या कहा, दिस ही इज टॉकिंग अबाउट दैट एफ ऑफ, आपके पास एक सेट दे दिया पूरा का पूरा सेट, और वो सेट क्या है, एक ओपन डिस्क है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर ए। सो इस जिसको क्या किया है, इसने कहा कि इज नॉट ओपन, इसकी बात कर रहा है कि नॉट ओपन। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक है और सी से सी के ऊपर है तो बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम इसको ओपन डिस्क को कहाँ मैप करेगा, ये कैसी डिस्क है, दिस इज द डिस्क और विच इज द व्हाट, दैट इज अ ओपन डिस्क, ठीक है ना। दिस इज द ओपन डिस्क। सो ओपन डिस्क को से कहाँ मैप करना चाहिए, ही हैज टू मैप टू द ओपन वन। तो इसने क्या, इज नॉट ओपन, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया जी। द फर्स्ट वन इज द false statement. Now then come to the second one. What he says about the second, इसने कहा
एफ ऑफ दिस, यानी कि अब इस बार आपके पास क्या आ गई है बी पार्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं तो बी पार्ट के लिए हमारे पास जो डिस्क है दैट इज अ क्लोज्ड, राइट। सो क्लोज डिस्क है हमें दी गई है, और इसे कहेगा इज नॉट ओपन। भाई लगता तो क्या है कि बिल्कुल ये हमारे पास बात गलत हो रही है, लेकिन नहीं, आप नोटिस कीजिए अगर हमारे पास ये यहाँ पर क्या होता, सो दैट मीन्स क्लोज की बात की है इसने, सो दैट मस्ट बी द क्लोज इज नॉट ओपन, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसकी गारंटी कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। इवन दो इफ यू विल टेक द हेल्प ऑफ द पिकार्ड्स थ्योरम, सो Picards नहीं, you have to take the help of the square's lemma. This will also give you the guarantee. एक corollary of the square's lemma is also guarantee कि आपके इसकी close भी हो जाती है जी। So that is the thing कि ये तो true statement हो गया। आपको क्या दे दिया है लास्ट थर्ड सी पार्ट में, हमें क्या दिया गया है, दैट इज ए यूनिट सर्किल, राइट, ये वाली बात। तो यूनिट सर्किल क्लोज होता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्लोज वाला क्लोज पे ही जा रहा है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो दैट इज नथिंग। सो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, द करेक्ट ऑप्शन इज द ए ड्यू टू द ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है। यू आर यूजिंग जस्ट एन ओपन मैपिंग थ्योरम, क्या कहती है, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, ठीक है, क्या मैप करता है, ओपन को ओपन पे ही मैप करता है। सो आपने ओपन लिया, ओपन ही आना चाहिए था, इसने कहा कि नोट ओपन, दैट इज रॉन्ग थिंग, सो दैट्स व्हाट फॉल्स। सेकंड वन में क्या हुआ है जी, लेस देन वन इज के लिए तो ये ठीक बात बन रही थी कि फॉल्स हो रहा था, लेकिन इक्वल टू की वजह से अलग सिचुएशन बन गई थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ इक्वेशंस। क्या इक्वेशन दी गई है जी, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, हमें दिया गया है जी Z5। ओके, एक जो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इक्वेशन जो दी हुई है Z5 प्लस 15 ऑफ Z प्लस 1 इन द डिस्क, और किसको पूछा है जी, जीरोस, जीरोस की बात कर रहा है। और सर क्या कहते हैं कि जीरोस के बारे में आपको देखना है रोचीज थ्योरम की, यू हैव टू बी अप्रोच टू द रोचीज थ्योरम, रोचीज थ्योरम। तो रोचेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, चलिए सबसे पहले उस रिजल्ट को लिख लेते हैं, दिस विल हेल्प यू एंड देन आई विल हेल्प यू कि हाउ टू आइडेंटिफाई। रोचेस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास लेट यू हैव द टू फंक्शन एफ, let f and g, just in a minute, I am thinking that there is some issue with this one, what is that, oh, ये सिचुएशन बनी रहती है इसके साथ। लेट अस सी, सो हम थे रिजल्ट पर, जो कि बताता है हमें क्या, रोचीज थ्योरम का क्या रिजल्ट है, लेट एफ जेड एंड जी जेड, हमारे पास दो फंक्शन है, बी टू एनालिटिक फंक्शन, बी टू एनालिटिक फंक्शन, भी हमारे पास दो एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड और जी जेड, ठीक है। किस तरह, सच दैट, क्या कंडीशन दी गई है उनके दोनों के बीच में, सच दैट किस तरीके से है, सच दैट gz का मॉडुलस इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस ऑफ fz। तब हमसे कहा गया है कि देन fz एंड fz plus gz, fz plus gz have same number of zeros, क्या जी, same number of zeros। So that is the thing, हमें क्या देखना है, let fz gz be two analytic functions such that gz का मॉडुलस strictly less than fz के मॉडुलस के, then fz and gz both have the same number of zeros, दोनों के पास same number of zeros है जी, ठीक है। तो चलिए ये बात तो ठीक हो गई। अब हम देख लेते हैं कि किसको हम, क्योंकि ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है, इसी फंक्शन से आपको fz और gz दोनों निकालने हैं, क्योंकि दिस इज द f प्लस g, दिस इज इक्वल टू fz प्लस gz, ठीक है ना बेटा। तो इसमें से हमारी चॉइस होती है कि किसमें से हम किसको क्या माने, ये जैसे अप टू यू। अब आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है जी, सबसे पहले जिसके साथ कॉफिशिएंट जो दिया हुआ हो, दैट मीन जिसका कॉफिशिएंट सबसे बड़ा है मैग्नीट्यूड में, उसको आपको एफजेड की तरफ अप्रोच करना चाहिए। आई एम नॉट गिविंग यू द गारंटी, अगर यूनिट मॉड डिस्क आपके पास की यूनिट क्या दी हुई है, मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है, आपको कर दिया है 3/2, अगर ये होता 1 यहाँ पर तो पक्का था कि यही था।
अब हमें देखना पड़ता है, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यही आपका बन जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस वन, आपने मान लिया अपनी तरफ से लेट एफ जेड इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 15z। तो ऑब्वियसली चूंकि एफ जेड प्लस जी जेड तो ये है, एफ प्लस जी ये है, सो दैट मीन्स जी जेड क्या बच गया, जी जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर 5 प्लस 1। और आपके पास कर्व क्या है, सो आपको दिया हुआ है जी कर्व मॉड ऑफ जेड लेस देन 3/2, दैट इज योर कर्व, इसके लिए सर्च करना है। सो आप मान लीजिएगा लेट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3/2, मैक्सिमम वैल्यू लाई ऑन द बाउंड्री, ठीक है ना। ड्यू टू द मैक्सिमम मॉडल प्रिंसिपल हमने क्या ले लिया, इसकी वैल्यू हमने मान लिया कि 3/2 पे हम चेक करेंगे। अब आप नोटिस कीजिए एक और बात, क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, यस पॉलिनॉमियल फंक्शन है, दिस इज आल्सो द एनालिटिक फंक्शन। तो आपके एफ और जी दो हमने जो फंक्शन बनाए हैं वो दोनों के दोनों एनालिटिक फंक्शन। नाउ देन बस ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपका वर्क सफाइज हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। एफ जेड का अब हम बात करते हैं एफ जेड के मॉडुलस की, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। सो मैंने कहा कि एफ जेड का मॉडुलस इज व्हाट, द मॉडुलस ऑफ दिस इज 15 into mod of z, this is equal to 15 into 3/2, that is equal to 15 दिए 45/2 which is equal to 22 point something, ठीक है। तो 22.50 हमने मान लिया, दिस इज द वैल्यू। चलिए ठीक है जी। सो मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू आ गई जी 22 पॉइंट समथिंग। ओके सो चलिए अब हम बात करते हैं जी जेड के मॉडुलस की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जी जेड, so mod of gz that means z की power 5 plus 1, what is this value। अब 3/2 पे निकाल लें, क्योंकि आप तो ये बात जानते हैं mod of z is equal to 3/2 के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, so that means 3 की पावर 5 by 2 की पावर 5 plus 1 which is what, 3 3 9 27 81 और 243, राइट 81 थी 243 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, राइट प्लस 1, दिस इज द वैल्यू। सो चलिए कितना बन गया हमारे पास, दिस इज अ 1 और 32 ऐड में हो गया तो यानी कि 5 और 7, ये बन गया जी आपके पास 275 अपॉन 32, व्हाट विल बी द वैल्यू। एनी हाउ अगर मैं इसको डिवाइड करने चलता हूँ अपने पुराने वाले रूल से, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि दैट हैज टू बी द स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अगर ऐसा है तो मेरा वर्क सफाइज करेगा, नहीं तो मुझे अपनी चॉइस को चेंज करना पड़ेगा और कोई वे नहीं है मेरे पास। सो 8 के 24 होते हैं, सो 9 के 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम लगाते हैं, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 या 24 और 1 25, राइट दैट इज समथिंग व्हाट दैट हैज 15 में से 6 गए और 6 5 11 9 और 6 15, 9 बच गया हमारे पास, 6 में से गया 19। सो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। सो 15 यानी कि हम सिंपली 5 से ला सकते हैं, 5 दूनी 10 की 0, 5 या 15 और 1 16, राइट तकरीबन 30 बच गया, वट एवर इज द वैल्यू। लेकिन ये कितनी वैल्यू आ रही है, मैं कहता हूँ कि और पॉइंटों में चली गई। क्लियरली आपको क्या मिल गया यहाँ से, क्लियरली यू आर गेटिंग कि mod of gz is strictly less than mod of fz, राइट। सो इसका मतलब मेरी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई और ये फंक्शन दोनों एनालिटिक थे, ये भी फुलफिल हो गई, यानी कि जो जीरोस मेरे पास fz के पास है वही जीरो fz प्लस gz के पास है। सो fz के पास जीरोस कितनी है, fz के पास तो जीरोस एक ही है, सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो fz प्लस gz के पास भी जीरोस कितनी हो जाएंगी जी, 1 हो जाएंगी। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो एक ही चीज ध्यान रखिएगा, जीरोस मीन्स फर्स्ट वी हैव टू बी थिंक एटलीस्ट वन टाइम फॉर द रो चीज, कहीं भी हो कभी भी दिखाई दे। So let us come to the next question. What that says, let f be entire function and let real part of f is equal to root 2. Then what you can say? Okay, that's a good thing. हमें क्या कहा गया है, entire function है, f is entire function। काफी काफी सारे लोग ल्यूलियस थ्योरम से इसको कर लेते हैं, ओके बट नो प्रॉब्लम, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द पिकार्ड्स थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है आपको, every known constant analytic function omit at most one value
एक ही वैल्यू को छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है, रियल पार्ट आपके पास जेड है, यानी कि सारी इमेजिनरी वैल्यूज को छोड़ दिया। अगर ऐसे छोड़ दिया तो उसका मतलब फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा जी, ठीक है। वो एंटायर फंक्शन आपके पास कांस्टेंट ही है, नहीं अदरवाइज नहीं हो सकता। क्या कहती है पिकार्ड थ्योरम, मैं लिख देता हूँ बेटा, सो दैट इसको पिकास लिटिल थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं जस्ट सिंपली लिख रहा हूँ पिकार्ड थ्योरम का रिजल्ट क्या है जी हमारे पास, द रिजल्ट इज दैट वन, every non-constant every non-constant analytic function omit at most one value। क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके पास क्या सिचुएशन आई थी, और वो कौन सा फंक्शन होता है जनरली, वो e की पावर z होता है, जो कि एंटायर फंक्शन होता है और सिर्फ एक वैल्यू जीरो को ओमिट करता है। जीरो कभी नहीं मिलता है ना उसमें, दिस रीजन, इसलिए एटमोस्ट एक ही वन को ओमिट कर सकता है। लेकिन आपने रियल पार्ट आपका दिया तो इमेजिनरी पार्ट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, रियल पार्ट को आपने कांस्टेंट कर दिया तो सारी की सारी वैल्यूज ओमिट कर दिया आपने। सो ओके ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि द फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। सो ड्यू टू दैट रीजन आपके पास क्या दिया है, सिंस आपको क्या दिया है, रियल ऑफ एफ इज इक्वल टू रूट टू, दिस इंप्लाइज द फंक्शन हैज टू बी एफ इज कांस्टेंट। अब फंक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या कैसी वैल्यू, क्योंकि रियल पार्ट टू दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या कर देगा, एफ इज इक्वल टू रूट टू। जो आपका पास फंक्शन है दैट इज डेफिनेटली रूट टू। तो क्या सर इमेजिनरी पार्ट भी, क्योंकि इसने क्या कहा इमेजिनरी रूट टू, हाँ जी हो सकता है, लेकिन नहीं भी तो हो सकता। तो ध्यान रखिएगा ये नहीं वाली कंडीशन है, ये बिल्कुल नहीं आएगी, बट इसकी गारंटी है कि रूट टू होगा आपके पास, क्योंकि एक वैल्यू इसने कांस्टेंट कही है कि फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट होगा, यही हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और फंक्शन कांस्टेंट होगा, लेकिन हमें कहा है कि रियल पार्ट रूट टू है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू रूट टू तो आएगी ही आएगी, दिस इज द करेक्ट वन। और हम कहें कि इमेजिनरी पार्ट टू होगा, गलत बात है जी, ये भी गलत बात है और ये भी गलत बात है एकदम से, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा। हम वी कैन नॉट से अबाउट द इमेजिनरी पार्ट, सो इमेजिनरी पार्ट के बारे में नहीं बोल सकते, तो इस पार्ट के बारे में भी आप कुछ नहीं बोल पाओगे। और ये अल्टरनेटिव फंक्शन जीरो होना ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रियल पार्ट की वैल्यू रूट टू दी हुई है, ठीक है ना जी। सो दैट इज ए थिंग। सो चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट एज यूजुअल फर्स्ट मैं चेक करूंगा बेटा सब ठीक भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पता लग रहा है कि हम मेहनत करते रहें और क्या हो यहाँ पर सब वर्किंग ना हो, नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट द बिग इशू। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा गया है हमें, लेट एफ जेड बी है एंटायर फंक्शन, ओके, देन e की पावर एफ जेड इज। देखो ये सारे रिजल्ट जो है ना ये पिकार्ड्स के ही हैं, ध्यान रखिएगा सब उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसी ने कहा था कि हर एक फंक्शन को e टू द पावर की फॉर्म में रखा जा सकता है, जो भी फंक्शन मेरे पास एंटायर या एनालिटिक आ रहा है, एंटायर फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। सो चलिए, क्योंकि फंक्शन इसने एंटायर दिया है, हमें क्या दिया गया है, e टू द पावर एफ जेड, ठीक है। हर एक को अप्रोक्सीमेट किया था उसमें, लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं पड़ेगा, अब सीधा का सीधा हम बता पाएंगे। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, द फंक्शन एफ जेड इज एंटायर। एंटायर होने पर आपके पास दो सिचुएशन आती थी, या तो फंक्शन, अभी जब भी हम बात करते थे कि भाई एंटायर है, उसका मतलब या तो वो कांस्टेंट है या फिर वो कैसा है, कांस्टेंट है तो क्या, और दूसरा कैसा है भैया अनबाउंडेड है, जेड ई की पावर जेड या फिर साइन जेड, ऐसी कोई सिचुएशन है मेरे पास। ये सारे के सारे मेरे फंक्शन कैसे हैं, अनबाउंडेड फंक्शन है, इस तरह की सिचुएशन की हम बात करते थे। सो आप नोटिस कीजिए कांस्टेंट कैसे ला सकते हैं भाई, एफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास कैसा हो, एफ जेड तो एंटर बोला है, इसका मतलब दैट मे बी द जीरो, दैट मे बी दिस फॉर्म, दैट मे बी दिस फॉर्म, दैट मे बी ऑफ दिस फॉर्म। सो एनी हाउ आपके पास अगर मैंने जेड रख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट रख दिया मैंने कोई भी सी ई की पावर सी, तब भी मुझे कोई फंक्शन नहीं है, ये पक्का मेरा एंटायर हुआ। अगर मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया सो दैट मीन्स दिस विल बी द एंटायर, सो बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा कि मैंने जेड ले लूं तो ये भी एंटायर फंक्शन है, आपने ई की पावर ई जेड रख लिया तो भी एंटायर है जी, कोई सिंगुलरिटी नहीं है। और ई की पावर से जेड भी रख लिया, दैट इज आल्सो द एंटायर, एनी हाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। सो
ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कभी भी सिचुएशन दे दे आपके पास e की पावर z दे रहा है, तो सारी नेचर इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये एंटायर तो सारा पूरा फंक्शन एंटायर, क्योंकि ये फंक्शंस कैसे थे आपके पास, ये फंक्शंस आपके पास एंटायर की, यानी कि साइन ऑफ एफ जेड भी दे देगा ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं। अगर एफ एंटायर है आपके पास तो साइन एफ जेड भी एंटायर ही होगा। हाँ जी, क्लियर। सो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन दी है कि भाई ठीक है, एफ जेड की पावर एन, अगर मेरे पास सिंपली क्या एफ एंटायर है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, एफ की पावर एन भी एंटायर ही हो जाएगा। ठीक है ना जी। सो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, इसने क्या लिखा, इसने यहाँ पर लिखा कि जेड मेरे पास फंक्शन था जेड की पावर एन। ओके। और आपने क्या कहा कि भाई नहीं, इसकी जगह मुझे रिप्लेस कर दिया एफ जेड से, जो भी एक एंटायर फंक्शन है। सो एंटायर फंक्शन कोई भी रिप्लेस कर लीजिए इसके पास आप। आपने कहा कि ठीक है, कोई भी एफ जेड ले लीजिए, एफ जेड की पावर एन। आप एफ जेड की पावर एन जेड की जगह तो आप रिप्लेस कर ले, चाहिए करो चाहे ये करो ये करो, सारे के सारे की पावर्स भी एंटायर ही हो जाएंगी। सो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जी, ये बात कि आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चंस दे देता है कि अगर फंक्शन एंटायर है तो उसके पावर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो दैट वी विल आल्सो से दिस विल बी द आल्सो एंटायर फंक्शन। सो नॉट नेसेसरली एंटायर गलत हो गया जी, मेन हैवी मोल सिंगुलरिटी गलत हो गया जी, सब के सब आपके पास क्या हो गया। सो दैट इज द ओनली वन थिंग कि फंक्शन एंटायर, जो ऊपर वाला पार्ट, देखो बेटा कोई भी फंक्शन होगा जो अंदर वाला पार्ट होता है उसी पे ही डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है ना। अंदर पार्ट से समझिएगा, और मेन रीजन आपके पास ये मैंने दे दिया है यहाँ पर इस फॉर्म में, ठीक है ना जी। सो दैट इज अ थिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। गुड वन। लेट एफ सी टू सी बी analytic function, right? Then which of the following statement are true? Analytic function, तो constant function भी analytic होते हैं for the a part। अगर हमें a part दिया गया है, so मैंने क्या किया, इसके लिए ले लिया मैंने f of z is equal to 1/2। डेफिनेटली क्या है आपके पास, f of z का मॉडुलस which is equal to what, 1/2 का मॉडुलस, which is less or equal to what, कि कितना आ गया, 1 आ रहा है। So that means for all z के लिए ही हुआ ना, for zc। Then f dash has a infinitely many zeros। What will be the value of the derivative, f dash z is what, that is equal to 0। और कांस्टेंट फंक्शन के पास तो कोई जीरोस नहीं होती, उसकी डेरिवेटिव भी जीरो आ गया है, तो उसका मतलब उसके पास भी कोई जीरो ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया जी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया जी, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। और हमसे क्या पूछा है जी, ट्रू के बारे में पूछ रहा है। सो रॉन्ग। कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी। f is onto, then the function f cos by z is onto function। देखो इस रिजल्ट को ध्यान रखो आप, क्या रिजल्ट, f of g, हम क्या कहते हैं, इज ऑन टू इफ आपके पास क्या, f is onto, f is onto function, राइट। सो अगर मैं कहूँ आपको कि भाई इसमें भी मैं एक काउंटर एग्जांपल के थ्रू, यहाँ से भी पता लग जाएगा मुझे, ठीक है। cos u मेरे पास, cos z मेरे पास ऑन टू फंक्शन होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। f इज ऑन टू, ये ट्रू रिजल्ट है मेरे पास, ट्रू रिजल्ट है। लेकिन कैसे, अगर हम फंक्शन भी लेना चाहें, सो मैंने कहा जी एफ जेड तो मैं ले लेता हूँ जेड, और जी जेड ले लेता हूँ जी मैं अपना cos ऑफ जेड। सो ऑब्वियसली f ऑफ g इज व्हाट, f ऑफ g इज नथिंग, दैट इज f ऑफ cos z which is equal to simply a cos z। cos z हम जानते हैं that is a onto function, और ये तो हमारे पास 1 1 onto दोनों है, ठीक है। So that means what happened, this is the true result and that is our answer now। What about the second one? If f is onto, then the function is the same। In the case of c case, the same thing, आप जानते हो यहाँ पर by the same process, मैंने इसमें सिर्फ क्या ले लिया, आप चाहें तो by रिजल्ट से भी हो रहा है बेटा, और चाहो तो एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि इसमें भी मैंने एफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लिया, और जी जेड क्या ले लिया जी मैंने, ई जेड, राइट ना। इसने क्या कहा, f इज ऑन टू है जी, ऑन टू है मेरे पास, देन f ऑफ g इज ऑल्सो ऑन टू। सो आप नोटिस कीजिए, f ऑफ g इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू, आपके पास बना f ऑफ e टू द पावर z विच इज इक्वल टू e टू द पावर z, नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है मेरे पास, जीरो के लिए प्रीमियस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, दैट्स द रीजन। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग, सो रॉन्ग रिजल्ट, फॉल्स। नाउ देन f is a 1 1, then the function is also a 1 1। भाई ठीक है, मैंने वापस ले लिया। इसी तरीके से d को भी आप मैंने क्या किया,
एफ जेड इज इक्वल टू जेड, जो कि 1 1 दोनों फंक्शन है, 1 1 की ही जरूरत थी, तब इसने क्या कहा एफ ऑफ जेड, और जी मैंने इसमें क्या ले लिया द फंक्शन जो कि हमें गिवन है z4 प्लस z+2। सो एफ ऑफ जेड मेरे पास, एफ ऑफ जी क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ जेड दिस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू, सिंपली मिल गया मुझे z4 प्लस z+2 मिल गया जी, राइट। इसको पूछा है कि भैया ऑन टू है या नहीं, इसे 1 1 ऑन नॉट। नोटिस कीजिए बेटा इसमें क्या सिचुएशन है, इस फंक्शन को मैं अगर g को मैं लिख रहा हूँ, सो आप g ऑफ 0 निकालिए, व्हाट इज दैट, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं, f इज इक्वल टू f y implies f इज इक्वल टू y, राइट। और g ऑफ -1 भी निकाल लीजिए, व्हाट इज दैट, 1 -1 प्लस 2 विच इज अगेन इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं g ऑफ 0 is equal to g of -1, but 0 is not equal to -1, यानी कि x is not equal to y, however f of x is equal to fy, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग कि ये आपके पास 1 1 नहीं है जी, ये भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, इस 1 1 दैट इज नॉट द, इसे 1 1 फंक्शन जो कि नहीं। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखोगे तो उससे भी हो जाएगा आपके पास कि भाई f ऑफ g इज ऑन टू इफ f इज ऑन टू, ओके। सेकेंड थिंग आपके पास f ऑफ g इज 1 1, कब आपके पास, जब आपके पास g इज 1 1, ठीक है ना। इस बात को ही आपको ध्यान रखना है, इन दो पॉइंटों को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, yes, let D be an open unit disk in a C, and let D f is G to D be an analytic function with f of 0 is equal to 0, then select the false। false के लिए पूछा है जी, और देखो मेरे को तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दी इसमें, यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क, बस इसी से ही मुझे याद आ गया कि कौन सा मुझे रिजल्ट लगाना है। आई हैव टू यूज द स्क्वार्स लेमा। स्क्वार्स लेमा हमें क्या कंडीशन देता है, हमें कंडीशन देता है अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है किसी ओपन डिस्क पे, हमें इसने ऑलरेडी दे दिया है क्या, एफ डी से डी के ऊपर आपके पास क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एनालिटिक फंक्शन है, और कंडीशन भी देता है साथ साथ कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपके पास कुछ कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, वो कहता है कि फर्स्ट आपके पास जो डेरिवेटिव्स की वैल्यूज होंगी, वट एवर द वैल्यू दैट विल बी लाई बिटवीन द यूनिट डिस्क 1, इवन दो स्ट्रिक्ट लेस देन कहूंगा मैं, स्ट्रिक्ट लेस देन, ओके। जेड ले लीजिए इसको बेटा, फॉर ऑल जेड के लिए। सेकेंड हमें कहता है कि जो फंक्शन का अगर हम मॉडुलस मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव टू बी रिमेंबर इन अवर माइंड। बहुत सारी इसकी कंसिक्वेंसेस भी हैं जिनका भी हम बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन ये रिजल्ट हमारा इन्हीं से दो से हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों को हम अप्रोच करते हैं। सो क्या दिया गया, लेट टी बी एनालिटिक फंक्शन, और मुझे याद आ गया कि भाई स्क्वार्स लेमा की तरफ अप्रोच करते हैं, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स वन। पहला क्या कहा गया है, एफ डैश एट 0 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब मॉडुलस वैल्यू वैल्यू क्या हो गई जिसकी, बाय द फर्स्ट वन बाय 1। सो क्या हो गया आपके पास, दिस रिजल्ट, इसकी वैल्यूज किसी पे 0 पे हो या किसी पे भी हमें क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, आ रही है जिसका मतलब दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। कम टू द सेकेंड वन, क्या दिया गया है इसने, f ऑफ 1/3 की वैल्यू कही है इसने, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/4, राइट। f ऑफ 1/3 का वैल्यू ये छुटा हुआ है बेटा, इसमें मॉडुलस छुटा हुआ है, ओके। f ऑफ 1/3 की वैल्यू दिस वन 4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z, दैट इज योर z एंड दैट इज योर fz की वैल्यू ये है। सो ये क्या रिलेशन है, बाई सेकेंड आप नोटिस कीजिए, z की वैल्यू तो यहाँ पर रखोगे आप, दैट हैज टू बी लेस और इक्वल टू क्या, fz की वैल्यू कितनी है 1/4, 3 लेस और इक्वल टू 4, दैट्स ट्रू। सो इसका मतलब ये रिजल्ट भी आपके पास ट्रू है जी। कम टू द थर्ड वन, अगर हम थर्ड केस पे चलते हैं अपने, दैट मीन्स व्हाट हैपन, बाय द सेम रूल बाय द सेम वे, व्हाट हैपन 1/2, सो 1/2 should be less or equal to 1/3, which is not possible, 3 less or equal to 2, impossible, never, ओके। इसका मतलब ये हो गया जी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट, सो ये भी गलत हो गया। सो क्या पूछा था, फॉल्स, द करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इन दिस केस। सो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जब भी कभी ओपन डिस्क
और जीरो पे वैल्यू जीरो, ओरिजिन पे वैल्यू जीरो। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ओरिजिन को ओरिजिन पे ही मैप कर रहा है, वो जीरो को जीरो पे ही मैप कर रहा है। ठीक है ना, सो दैट इज अ थिंग। अगर आप ऐसा देखते हैं तो जरूर माइंड में लेके आए स्क्वाश लेमा या उसकी कंसेक्वेंसेस, वही आपकी हेल्प करेंगी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। यस, दैट्स अ गुड, a nice question. What is giving that let fz is equal to, एक फंक्शन दिया गया है जी, फंक्शन की वैल्यू है e टू द पावर z, और साथ में एक हमें सेट भी दे दिया गया है। सेट के अंदर वो आ रहे हैं z जिनका रियल पार्ट यानी कि सिंपली कहूँ तो मैं x बिलोंग्स करता है माइनस पाई टू पाई के बीच में। ठीक है ना, चलिए क्लोज इंटरवल है, दिस इज द क्लोज इंटरवल, राइट। तब हमें पूछा गया कि फंक्शन जो है मेरा बाउंडेड है किस पर, ऑन s के ऊपर, ऑन सी के ऊपर, नॉट वगैरह ये सब बातें पूछी गई। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एफ जेड की वैल्यू क्या आती है। जस्ट वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस। एफ जेड की वैल्यू दी गई है हमें e टू द पावर आई जेड, देयर इज व्हाट e टू द पावर आई x plus iy, which is equal to e to the power ix minus y. Okay, so simply you can write in this way, e to the power minus y into e to the power ix. Okay, anyhow whatever the value of x for the x y belongs in minus pi to pi, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, दिस विल बी द आइदर 1 और लेस और इक्वल टू 1। सो सिंपली मैंने 1 मान ली, सो दिस मींस s के पास क्या आ गए हैं जी, s के पास सारे के सारे क्या आ गए हैं, e टू द पावर माइनस y वाले एलिमेंट आ गए हैं फॉर द चॉइस ऑफ x। सब खत्म हो गए हमारे पास, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारे पास कैसे हैं, इस y तो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, पूरा का पूरा c के अंदर। ठीक है, सो दैट मीन्स y के लिए तो फ्री चॉइस है, दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड। इसका मतलब आपका पास जो सेट है इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट आएंगे, इन एलिमेंटों के ऊपर जो भी वैल्यूज आएंगे सी से आ रही है, तो सी की वैल्यू कितनी है, सारी अनबाउंडेड वैल्यूज आ रही है। जब फंक्शन में आप पुट करने के लिए जाओगे व्हाट यू विल गेट, द फंक्शन विल बी द अनबाउंडेड, जो भी आप ले लें। सो फंक्शन इज बाउंडेड, रॉन्ग बात हो गई जी। सी के ऊपर नहीं जी, f इज नॉट बाउंडेड ऑन c बट नॉट, दोनों में से किसी पे भी नहीं है जी। f इज नॉट बाउंडेड ऑन s, दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। भाई f इज नॉट बाउंडेड ऑन s, ठीक है, s के ऊपर पक्का रही है। f इज नॉट बाउंडेड ऑन c बट, हाँ c पे भी नहीं है, बट इसने कह दिया ना बाउंडेड ऑन s, इसकी वजह से गलत हो गया, वरना c पे भी नहीं था वो तो, नहीं s पे, तो आपके पास आंसर मिल जाता है f इज नॉट बाउंडेड ऑन s। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू 2z टू द पावर 5 प्लस 3z टू द पावर 4 प्लस 15z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। चलिए मैं एक रिजल्ट लिख देता हूँ, व्हाट इज दैट रिजल्ट, एंड दैट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ द इंटीग्रल। क्या रिजल्ट है जी हमारे पास, द रिजल्ट इज दैट वन। कभी भी आपको अगर इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ आप नोटिस करेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, अगर आपको आप मान लीजिएगा लेट एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन जेड की पावर एन। ऑब्वियसली एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, सो ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है और आपसे पूछ देन, आप कह सकते हैं देन 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और उससे कम एक डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो आपको देखना है, राइट, और माइनस टाइम के साथ देखना है। अब आपके केस में देखिए, आपके केस में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। भाई इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, व्हाट आई विल गेट, z 10 टू द पावर, दैट हैज टू बी द पावर, इसका मतलब छूट गया है एक z, यहाँ पर z भी होता है बेटा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस विल बिकम व्हाट, 10 बन जाएगा, ये 10 z टू द पावर 4 बन जाएगा, लेकिन z चूंकि बाहर था तो उसकी वजह से 5 मिल गया।
सिमिलरली 12z⁴, सो दिस इज अ थिंग जो कि आपके इसमें होती है, राइट। सो इसकी वैल्यू ये हो गई जी। तो इसका मतलब इंटीग्रल ओवर सी जेड एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2 pi I minus an minus 1 upon an, ओके ना जी। सो आपके यहाँ आपके पास के हेयर आपके पास में क्या वैल्यू है an माइनस वन की, an माइनस वन जेड की पावर 5 तक गया है। सो n की वैल्यू an के कोफिशिएंट तो ये हो गया, दिस इज योर an एंड दैट इज योर an minus 1. So an minus 1 is 3 and an is equal to 2. So that means what happened, by this rule you will get 2 pi I integral minus and minus 3 by 2. So what is this? This is a minus 3 pi I. This is the answer of this question. So this is the correct answer and the correct one is the B. That is a minus 3 pi I. Is it clear to all of you? Hope it is. तो चलिए दैट मीन्स आपके पास पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस 3 पाई आई आ गई। और ये भी दिया गया है ये मैंडेटरी है इसमें, वेयर सी कंसिस्ट ऑल जीरोस ऑफ द एफ इनसाइड सी, जो कि हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, सी कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑल जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी, दिस इज अ मैंडेटरी टर्म। सो कभी कभी देगा नहीं आपको क्लियरली, वो यूनिट सर्किल दिया हुआ होगा, यहाँ पे हो सकता है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 दे दे, छोटा सा पॉलिनोमियल दे दे कि लाइव ही कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर देखिएगा आप। ठीक है ना जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, लेट एफ जेड बी द एंटायर फंक्शन। जैसे ही एंटायर हमें दिखाई दिया, एंटायर देखते ही हमें क्या करना है, हमें उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको क्या दिया गया है, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है और या फिर अनबाउंडेड। यहाँ तो बाउंडेड की बात कर रहे हैं, यानी कि बात करते हैं जेड ई की पावर जेड और साइन जेड कॉस जेड एक्सेट्रा, ऐसे फंक्शन जो कि हमारे अनबाउंडेड फंक्शन है। अगर मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट है, मैंने मान लिया कि एफ जेड इज इक्वल टू सी है, तो क्या क्या कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, एफ ऑफ वन बाई जेड। एफ ऑफ वन बाई जेड भी इसका तो क्या होगा ना, एफ ऑफ वन बाई जेड भी ऑब्वियसली सी होगा, अगर एफ जेड इज इक्वल टू सी था, कांस्टेंट था, ठीक है ना, कांस्टेंट, राइट। सो दैट मीन्स एफ ऑफ वन बाई जेड इज अगेन सी, ना तो उसके पास एसेंशियल है, अगर हम एसेंशियल की बात करें नहीं, ना ही रिमूवल है, पोल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तीनों में से कोई भी बात नहीं, ना तो उसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है, कैन नॉट हैव एन एसेंशियल सिंगुलरिटी, कैन नॉट हैव ए रिमूवल सिंगुलरिटी एंड कैन नॉट हैव ए पोल, तो तीनों में से कोई बात नहीं है। लेकिन क्या इसकी बात करें, अगर फंक्शन ये हुआ तो एफ ऑफ वन बाई जेड क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ वन बाई जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड हैज ए पोल, ठीक है, हैज ए पोल एज ए सिंगुलरिटी, पोल मिल जाएगा। तो इसका मतलब पोल नहीं हो सकते हैं, यानी कि पोल को तो आप खत्म कर दीजिए। इसने क्या कहा, कैन नॉट हैव, पोल तो रख सकता है ना, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई, कैन नॉट हैव अ पोल। सो पोल वाली बात को तो हम खत्म कर देंगे जी, कि ये नहीं रख सकते तो रख सकता है पोल को। सेकंड, अगर हमने ये फंक्शन ले लिया जी एफ जेड, तो एफ ऑफ वन बाई जेड क्या होगा जी, ई की पावर वन बाई जेड। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, इसके पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आ गई, तो कैन नॉट हैव की बात यहाँ पर ये भी खत्म हो गई एसेंशियल के लिए। अब हमने क्या किया, साइन वन बाई जेड ले लिया, हमने कहा जनरली इन्हीं तीनों से मिल जाता है, f of 1 by z is equal to what, sin of 1 by z, अगेन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिल गई आपको, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, पोल और एसेंशियल हमें मिल रहे हैं, लेकिन कौन सा नहीं मिल रहा है, वो में नहीं मिल रहा है रिमूवल। सो इसने पूछा भी कैन नॉट हैव, सो इस केस में तो कोई सा भी नहीं था, लेकिन इसमें दो की प्रॉपर्टी मिल गई है हमें, पोल और हमारे पास एसेंशियल मिल सकते हैं। सो इसका मतलब कौन सा नहीं मिल सकता, रिमूवेबल ओनली, ओके ना जी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो दोनों को रख लीजिए एक साथ और दोनों की कंपेयर करके देखिए कि इंटरसेक्शन में कौन सा मिल रहा है जी, है ना जी, तो दैट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, यस, which of the following function have non isolated essential singularity,
तो चलो जी ध्यान कर लो, फोकस कर लो नॉन आइसोलेटेड पे, ठीक है ना। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करते हैं। जनरली हमें ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि हम लिमिट पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जनरली हम जानते हैं कि भाई हमारे पास रिजल्ट है पोल्स के लिए भी, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स के लिए भी, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस के लिए भी, ठीक है ना। सो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट ए पार्ट से। व्हाट दैट सेज, साइन 1/1 माइनस जेड, ठीक है। सो मैं जीरोस निकाल लेता हूँ। फॉर जीरोस व्हाट आई हैव टू डू, for zeros I will put this is equal to 0, यानी कि sin of 1/1 minus z is equal to 0. That is equal to simply that this implies that 1/1 minus z is equal to n pi, and this implies that z is equal to 1 minus 1 upon n pi, right? These are the zeros. और अगर हम बात करें लिमिट इंटेंस टू इनफाइनाइट पे, इंटेंस टू इनफाइनाइट पे, वी आर गेटिंग z is equal to 1. This is the limit point of 0, limit point of zeros. और इसी पे पूछा गया है आपको, limit point of zeros are isolated. So this is the isolated singularity. ये रिजल्ट नोट कर लीजिएगा। A limit point of zeros are isolated. सो इसका मतलब क्या हो गया जी, नॉन आइसोलेट पूछा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है जी। इन द सिमिलर फैशन अगर हम बी पार्ट में आते हैं और सेम रूल को यूज करते हैं, दैट मीन्स साइन ऑफ 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0, पोल की तरफ जीरोस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आ गया जी, जेड इज इक्वल टू सिंपली 1 अपॉन एन पाई आ गया हमारे पास, ठीक है। लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ 0, और बाय द सेम रिजल्ट लिमिट पॉइंट ऑफ 0 आर आइसोलेटेड, ये भी नहीं हो सकता है जी। कम टू द नेक्स्ट वन, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है जी हमें, साइन जेड इज इक्वल टू, यानी कि माइनस कॉस जेड इज इक्वल टू, जीरोस निकाल रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट इज व्हाट, टेन जेड इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स जेड क्या आ गया जी हमारे पास, एन पाई प्लस पाई बाई 4, जेड की वैल्यू। और एन टेंस टू इनफाइनाइट पे जीरोस का पोल निकाला तो हमें क्या मिल गया, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस हमें क्या मिल रहा है, इनफैक्ट पूछा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है जी। सो नन ऑफ दिस इज द ओनली वन जो कि नॉन आइसोलेटेड, सबके पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज पड़ी हुई है, ठीक है ना जी। सो ऐसे क्वेश्चन को आप सिंपली देख सकते थे ऐसे, बस इसको याद ध्यान रखना है आपको, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस आर आइसोलेटेड एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड, ठीक है ना जी। पोल की कई सिचुएशन ये बनी। चलिए, आप थे वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए मैं और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी इंक्रीज करने वाला हूँ इसके अंदर। सो बस थोड़ा सा और वेल हो जाऊँ, उसके बाद हम इंक्रीज कर देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और लाइक कीजिएगा चैनल वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल को, ठीक है। और मैं सभी का स्वागत भी करता हूँ कहाँ पर, अनअकैडमी पर। अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस को आप मेरी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को और साइन इन होना पड़ेगा उसमें, यानी कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके देन।